Hello and welcome to Wonder Why. Today, this is the second lecture of your series, that is your revision series. रिविजन में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स किए थे, जिसमें हमने इनकम के बारे में बात की थी. तो आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम करने वाले हैं दैट इज़ योर बैंक्स. अभी बैंक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इससे न्यूमरस PYQs आए. सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी पोर्शन से जिसमें PYQs पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर से ही पूछे जाते हैं. तो बैंकिंग सेक्टर आपका होना चाहिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग. तो लेट्स बिगिन विथ बैंक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय बैंक्स? बैंक्स एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स का जो डेफिनेशन है that is, a bank is a financial institution that accepts deposits, lends money, and facilitates various economic activities, ensuring liquidity and financial stability in the economy. तो बैंक के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला कहना है इसे, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. सेकेंड, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जो हम पैसे देते हैं, और मनी लेंड करता है लोन्स के द्वारा, और फैसिलिटेट करता है बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी, जिससे ये इंश्योर हो के हमेशा मार्केट में पैसा बना रहे. दूसरा, ज़्यादा भी ना बना रहे, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उसका काम होता है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द बैंक्स. तो अगर MCQs आ जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक और 3-4 MCQs दे दिए जाए, तो उसमें से ये सारे आपके सही होंगे, because this is the definition from Reserve Bank of India. Okay, so पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊँ कि बैंक करते क्या, जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि what is the function of the government, what do you mean by economics? Economics is nothing but management of demand and supply. Supply कम है, obviously बात है, resources are limited and wants are more, needs are more. तो उसी को मैनेज करने के लिए you have what? गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल बैंक्स भी ये काम करते हैं, दैट इज इंडिया का सेंट्रल बैंक इज RBI. ये काम करते हैं सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, दैट इज ये मैनेज करने के लिए सप्लाई और डिमांड को. अब सी होता क्या है, दीज आर योर पीपल, हमारे जैसे लोग. अब हम जैसे लोग क्या करेंगे, अपना पैसा सेविंग्स या करंट में डिपॉजिट करेंगे. किस में? कैन आई से बैंक्स के पास. हम इसको डिवाइड सेव करने डालेंगे. फिर यही बैंक क्या करेंगे, इन्हीं पैसों का लोन्स दे देगी. किसको लोन्स दे देगी? बिजनेस को लोन दे देगी. और फिर यही लोन्स जो वो बिजनेसमैन को दे रही है, कैन ऐसे वो बिजनेस ओनर्स जिन्होंने लोन लिया है वो इसका इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को. और फिर वो बैंक हमें उसमें से हमारा क्या देगी, हमारा इंटरेस्ट देगी जो भी हमने सेविंग्स में दिया है. तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज नथिंग बट योर सर्कुलेशन ऑफ मनी, ऑफ फ्लो ऑफ मनी. लोन्स पे इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे और सेविंग्स पे कम देंगे. जो थोड़ा 1-2% उनका लोन का इंटरेस्ट बचता है, दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स. सो दिस इज़ हाउ बैंक्स ऑपरेट. और या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ मनी. एम आई क्लियर? फ्लो ऑफ मनी. अब अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स इंडिया में दो पार्ट में आ जाएंगे. एक होगा आपका सेंट्रल बैंक और दूसरे होंगे आपके सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो अगेन सेंट्रल बैंक कैन बी डिवाइडेड इन, कमर्शियल बैंक कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट. वन इज योर
शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अगर हम शेड्यूल्ड बैंक्स की बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक्स आपके दो टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, दूसरा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके दो तरीके के हो जाएंगे। एक में आ जाएगा आपका एसबीआई और उसके एसोसिएटेड बैंक्स, और दूसरा हो जाएगा अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स, पीएनबी, पीएमसी। अदर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब किस में आ जाएंगे? अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स में आ जाएंगे। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका इंडियन प्राइवेट बैंक, जैसे जैसे HDFC, ये सब इंडियन है, ICICI, ठीक है, एक्सिस, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके प्राइवेट इंडियन बैंक्स हो जाएंगे। और फिर फॉरेन बैंक्स आ जाएंगे। फॉरेन बैंक्स में जैसे HSBC, सिटी बैंक एक्सेट्रा, ये सब हो जाएंगे आपके फॉरेन और इंडियंस। तो इसमें आपके ये डिवाइड हो गए। फिर दूसरा आपका दो और टाइप हो जाते हैं। ये शेड्यूल बैंक में आपके दो टाइप के बैंक्स और आ जाते हैं। एक हो जाएगा आपका रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। सो दीज आर योर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे पहले उनके क्राइटेरियाज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। क्राइटेरिया क्या है? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और लोन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। कमर्शियल बैंक्स ये रेगुलेटेड होते हैं RBI के अंडर। कौन सा रेगुलेशन है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। UPI, NTF, NEFT, RTGS ये लोग कर सकते हैं। अब शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये सेकंड शेड्यूल में है RBI एक्ट 1934 के अंडर। आपको बैंक के एक्ट्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कौन से एक्ट में वो रजिस्टर्ड है। फिर इनको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है RBI के साथ। RBI के फाइनेंशियल असिस्टेंस, RBI जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है वो इनको वो ले सकते हैं। नॉन शेड्यूल अगेन ये लोग लिस्टेड नहीं होते कहीं पे भी, दे आर नॉट लिस्टेड। इनको CRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्मॉल स्केल ऑपरेशन कर सकते हैं ये सिर्फ। जैसे बहुत सारे आपके ऐसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हो जाते हैं, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक, कृष्णा बीमा समुद्री, ठीक है, सिक्किम, ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे छोटे छोटे लोकल बैंक्स हो जाते हैं जो इस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में आते हैं, जो RBI रेगुलेट नहीं करता है, तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिनका 50% ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा। ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970s के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। SBI इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑब्वियसली। फिर PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 70% प्लस इंडिया के जितने भी बैंकिंग एसेट्स है वो इनके अंडर ही आते हैं। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेजॉरिटी शेयर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे उसमें। पब्लिक सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट, इसमें प्राइवेट सेक्टर क्योंकि प्राइवेट लोगों के अंडर आता है। ये भी RBI एंड कंपनीज एक्ट 1959 के अंडर रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन बैंक, हेडक्वार्टर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं होते हो बट इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। RBI के रेगुलेशंस को इनको फॉलो करना पड़ता है, जो भी डायरेक्टिव्स देते हैं ये, जैसे HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ब्रांचेस लिमिटेड होते हैं, सब जगह देखने नहीं मिलते हैं। FDI और इंटरनेशनल ट्रेड में इनका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। फिर आ जाता है आपका RRB, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक। ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था। बैंकिंग RRB को बनाने के लिए ही एक फोकस किया गया था ताकि जनधन बैंक जो
योजना लाई गई थी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि सारे जो भी बैंक्स हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं और वो मोस्टली अपने जो क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज़्यादा अर्बन रीजन्स में होते हैं, इसलिए बैंक्स भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट जो है हेडक्वार्टर जो अपने ब्रांचेस है वो अर्बन रीजन्स में, शहरों में खोलना चाहते थे। बट फिर अर्बन लोगों कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे थे इसी रीजन की वजह से, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आ रही थी उनके पास और उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। दैट इज़ वाई रीजनल रूरल बैंक्स को खोला गया। इनका सोल मोटिव ही ये था कि वो रूरल एरियाज़ में सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि प्राइवेट नहीं जाना चाहते थे तो गवर्नमेंट को ही जाना पड़ा। गवर्नमेंट 50% शेयर होल्ड करेगा इसमें, स्टेट 15% करेंगे और PSU जो है पब्लिक सेक्टर बैंक 35 होल्ड करेंगे। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांचेस वहाँ पे खोलेंगे वो 35 देगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी शेयर यहाँ पे गवर्नमेंट का रहता है ना। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे प्रथमा बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करती है। जैसे ये रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर। ये रेगुलेट दोनों से होते हैं, RBI से भी होती है और नाबार्ड से भी होते हैं। ठीक है, क्रेडिट देना है फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अर्बन रूरल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो दीज आर योर टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हम देख रहे हैं। एक और टाइप का बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक। अब यूनिवर्सल बैंक्स वो होते हैं जो सिर्फ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे बट साथ साथ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकेज ये सब भी करके दे रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज ए यूनिवर्सल बैंक। जैसे कोटक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल बैंक, क्योंकि वो सिर्फ आपको बैंकिंग सर्विसेज नहीं बाकी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करके देता है। जो एक और टाइप का बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम बुलाते हैं NBFC। What do you mean by NBFC? What do you mean by NBFC? NBFC means non-banking financial company। अब NBFC इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। NBFC is regulated बाय RBI इनको रेगुलेट करती है। ये फुल फ्लेज्ड बैंक्स नहीं है, ये बैंकिंग सर्विसेज इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनके पास सारे जो सर्विसेज है जो बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारे सर्विसेज इनके पास नहीं होते। NBFCs इन सिंपल टर्म्स होते क्या है, ये इंटरमीडियरीज होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लोन की ज़रूरत है, अब बैंक्स आपको लोन देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास उतना अच्छा सिबिल स्कोर नहीं होगा या फिर आपके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या फिर बैंक्स बहुत क्या बोलते हैं, दे डू वेरी थॉरो रिसर्च। वो उनका बैंक्स में लोन लेने के लिए चप्पलें घिस जाएंगी। बट उसके लिए आपका फिर NBFCs आ जाते हैं। NBFCs क्या करते हैं, NBFC आपको हैजल फ्री लोन देंगे, बिना झंझट मारी के आपको लोन्स दे दिए जाएंगे। बट होगा क्या, वो लोग बैंक से लोन ले लेंगे बिकॉज दे हैव चेक्ड ऑल दी बॉक्स दैट बैंक्स रिक्वायर। तो वो लोग बैंक से लोन लेंगे और फिर कम इंटरेस्ट रेट पे और आपको डबल इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करेंगे। आपको हैजल फ्री लोन मिल रहा है तो आप ले भी लोगे लोन्स, और आपने लोन्स ले लिए, अब आप उस लोन का इंटरेस्ट पे करोगे उनको, फिर वो इंटरेस्ट वो बैंक्स को पे करेंगे, तो जो बचा हुआ इंटरेस्ट रहेगा वो उनका प्रॉफिट होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर NBFCs। अब ये NBFCs फुल फ्लेज बैंक होते नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। ये लेंडिंग कर सकते हैं, आप इसमें अकाउंट नहीं खोल सकते, यू कैन नॉट ओपन योर अकाउंट। ये सिर्फ आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभार आप ठीक है लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपॉजिट्स आप नहीं डाल सकते उसमें। बट कुछ आपके NBFCs होते हैं जो आपके, जैसे मैं NBFC के बारे में आपको बताऊँ तो NBFC आपके ठीक है, आपका एक NBFC होता है विथ डिपॉजिट्स, एक NBFC होता है आपका
विदाउट डिपॉजिट्स। और भी आपके NBFCs होते हैं जिसको हम बुलाते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? नाबार्ड है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है। दूसरा सिडबी है, तीसरा एग्जिम है, चौथा NHB है। अब ये 4 हो जाते हैं आपके NBFCs। इन 4 NBFCs में आपका नाबार्ड गवर्नमेंट और RBI के पास है, एग्जिम आपका गवर्नमेंट के पास है, सिडबी आपका SBI, LIC और IDBI के पास है, NHB RBI के पास है। तो नाबार्ड आपका ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड आपका गवर्नमेंट एंड RBI, सिडबी आपका SBI, LIC एंड IDBI, एग्जिम आपका गवर्नमेंट एंड NHB आपका RBI। तो ये आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए काम आते हैं। नाबार्ड आपके रीजनल रूरल बैंक्स के लिए काम आता है, सिडबी आपके बैंकिंग स्ट्रक्चर्स के लिए काम आता है, एग्जिम आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम आता है, और NHB आपके हाउसिंग फाइनेंसिस के लिए काम आता है। तो ये आपके ये सिर्फ आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या ये डिमांड डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये भी आपके NBFCs में ही आ जाएंगे, फुल फ्लेज्ड आपके बैंक के तरह काम नहीं कर रहे हैं ये। सो दिस इज़ योर NBFCs। एक एग्जाम्पल आप NBFC का ले सकते हो, बजाज, आप सब ने सुना होगा बजाज फाइनेंस। एक और टाइप का NBFC होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। ये भी आपके नॉन डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये लोग आपको विदाउट कोलैटरल, विदाउट कुछ गिरवी रखे भी आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल बंधन बैंक। तो ये सब क्या है, आपके NBFCs है। NBFCs तो ये पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारे सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ बैंक पहले हमने देखा, डेफिनेशन ऑफ बैंक, उसके बाद मनी कैसे सर्कुलेट होता है, ये बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं सर्कुलेशन पे, हमने वो देखा। टाइप्स ऑफ बैंक हमने देखे, फिर उसमें हमने NBFCs के बारे में भी देखा, वेरियस टाइप ऑफ NBFCs, और उनके बाकी सारे बैंक्स के टाइप्स भी देखे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैंक हमारा हो जाता है, जो सेंट्रल बैंक हमारा जो हो जाता है, वो है आपका RBI। RBI इज़ द सेंट्रल बैंक, है ना। अब सेंट्रल बैंक को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, सेंट्रल बैंक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में। जैसे 1929 में आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो चुका था 20th सेंचुरी में, जिसके वजह से हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। मेनार्ड कीन्स ने अपना थियोरी लाया था कि इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो लेज़िस फेरे की जो थीम है वो नहीं चल सकती। दैट इज़ वाई आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है, और सारी दुनिया ने फिर सेंट्रल बैंक बनाना स्टार्ट किए ताकि वो थोड़ा इंटरफियर कर सके, मार्केट को हैंडल कर सके। इसीलिए 1935 में भी इंडिया में क्या आया, आपका RBI को इस्टेब्लिश किया गया 1935, ठीक है। नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन गया फिर जैसे ही हम आज़ाद हुए। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है, गवर्नर इनके शक्तिकांता दास है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये, ठीक है। गवर्नमेंट है, सोलली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इधर तक आए तो थोड़ा ये भी समझ लो कि 1955 में आपका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में आज़ाद होने के बाद। फंक्शंस क्या है RBI के? सबसे पहला फंक्शन है RBI का मॉनेटरी रेगुलेशन करना, मॉनेटरी फंक्शंस को रेगुलेट करना, ये उसका सबसे बड़ा काम है। तो व्हाट
क्या मॉनेटरी फंक्शंस, फॉर्मुलेट करना मॉनेटरी पॉलिसीज़। अभी मॉनेटरी पॉलिसीज़ मुझे 2 मिनट दे दो, हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अभी हम करने वाले हैं। व्हाट डू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत डिटेल में। फिर नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को मैनेज करना, इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना। कैसे करता है, कौन से टूल्स हैं, अभी हम वो सब देखने वाले हैं। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं वो देखना। कुछ उसके रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस भी है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्या है वो, कमर्शियल बैंक्स को, जो भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सबको रेगुलेट करने का काम, क्योंकि इनमें हमारे पैसे हैं, जो कॉमन पीपल के, कॉमन लोगों के पैसे हैं, तो उसका मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेके नहीं भाग रहे, रेगुलेट करना आरबीआई का काम है। कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ, एमएसएफ, ये सब मैनेज करने का काम आरबीआई का होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लिक्विड मैनेजमेंट भी है। करेंसी इशू करता है ये, करेंसी, सो भी करेंसी नोट्स है वो आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। इंश्योर करेंसी सप्लाई बनी रहे, काउंटरफिट नोट्स या मनी ना आ पाए, ये उसका काम है। ये बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो आरबीआई है, ठीक है। दूसरा आपका फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट भी यही करता है फीमा एक्ट के थ्रू। ये रहा फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये आया गया था। दूसरा बैंकर्स टू बैंक्स, बैंक्स का भी बैंकर आपका आरबीआई है, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बुलाया जाता है इसको, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेज करने के काम करता है ये बैंकिंग सेक्टर में। अगर लोगों को पैसा चाहिए, बैंक्स को पैसा चाहिए, तो बैंक्स को पैसे कौन देता है, आरबीआई पैसे देता है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ योर आरबीआई। और क्या काम है आरबीआई का, आरबीआई का काम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना आरबीआई करता है। जो पेमेंट गेटवेज है, पेमेंट गेटवेज जैसे हम गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब चीज़ें जो यूज़ करता है आईएमपीएस, इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। अब हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी की, जो मैं बोल रहा था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? What do you mean by monetary policy? Monetary policy refers to RBI's strategy to control money supply, inflation and interest rate to ensure economic stability. Monetary policy कुछ नहीं होती है, monetary policy गवर्नमेंट का एक तरीका है जिससे जो पैसे हैं, जो महंगाई है, जो डिमांड है वो कम रहे। डिमांड कम रहेगी तो सप्लाई जो है वो कंट्रोल कर पाएगी सरकार। अगर डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो उतना सप्लाई दे नहीं पाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है कि डिमांड को कम रखो। अब डिमांड कैसे कम रखोगे, पैसे कम दो, दैट इज़ योर मॉनेटरी पॉलिसी। उनके पास पैसे कम रहने दो। तो कब लोगों को पैसे ज़्यादा देने हैं, कब लोगों को पैसे कम देने हैं, ये कौन काम करेगा, इसका काम क्या रहेगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम देखें तो उसका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई को काबू में रखना। अब महंगाई तो हम काबू में नहीं रख सकते क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। प्रोडक्ट कितना उग रहा है, कितना नहीं उग रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज़ योर नेचुरल थिंग। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, लोगों की डिमांड। सप्लाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिमांड हमारे कंट्रोल में है। तो डिमांड को कैसे रखो, लोगों के पास अगर कम पैसे रहेंगे तो डिमांड कम करेंगे, अगर डिमांड कम करेंगे तो प्राइस कम रहेगी, और प्राइस कम रहेगी तो सप्लाई उसको मैच कर जाएगा। बट अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्राइस ज़्यादा रहेगी तो सप्लाई मैच नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब उनका इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट है 4% रखना है, 2% ऊपर 2% नीचे, मतलब 4% हमें रखना है। अगर 2% ज़्यादा महंगा हो रहा है तो चलेगा, 2% कम जा रहा है तो भी चलेगा। मतलब 2 to 6% के बीच में आपको महंगाई के दर को रखना है। इन्फ्लेशन जो रेट है वो आपका 2 to 6% के बीच में
होना चाहिए। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीआई और दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में पहले सिर्फ आरबीआई का गवर्नमेंट काम करता था, गवर्नर काम करता था। अब आरबीआई के 1% पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, पूरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी देना 1% पे थोड़ा ज़्यादा ज्यादती हो रहा था उस पर। तो फिर उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट आई। उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ने क्या कहा, 2014 में उर्जित पटेल कमेटी आई जिसने कहा कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एस्टैब्लिश करो। क्या एस्टैब्लिश करो? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहेंगे जिसका काम रहेगा इन्फ्लेशन के इस टारगेट को अचीव करना। सो दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एस्टैब्लिश रिकमेंडेशन आया था 2014 में, उसको एस्टैब्लिश कब किया? 2016 में। किसके अंडर काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई एक्ट 1934। इसको अमेंड किया 2016 में और फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई। तो याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फंक्शंस अंडर आरबीआई एक्ट 1934। मेंबर्स कितने होंगे? 6। चेयरमैन कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर। ठीक है। मेंबर्स कौन कौन है आपके इस एमपीसी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? आपका आरबीआई का गवर्नर, दैट विल बी द चेयरपर्सन। डेप्यूटी गवर्नर भी रहेगा, डेप्यूटी गवर्नर भी रहेगा, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा, वो बनेगा ही बनेगा। एक आरबीआई का ऑफिशियल रहेगा जो आरबीआई नॉमिनेट करेगी। दूसरे 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहेंगे जो गवर्नमेंट के तरफ से आएंगे। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट का कमेटी में सिर्फ आरबीआई के ही मेंबर्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट के भी मेंबर्स रहेंगे। तो 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। तो इन दोनों के साथ आपका क्या बनेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। इसका काम क्या रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? इसका सेम चीज़, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। एमपीसी को 2 महीने, हर 2 महीने में मिलना चाहिए, दैट इज 6 times अ ईयर। बट मिनिमम जो टाइम पीरियड है दैट इज दे हैव टू मीट एटलीस्ट 4 times, मतलब 6 से 4 टाइम के बीच में वो मिल सकते हैं एक साल में। दैट इज हर क्वार्टर पे दे हैव टू मीट। क्वार्टर मीन्स 3 months। 3 months के पीरियड को हम बुलाते हैं 1 quarter। तो हर क्वार्टर पे उनको मिलना चाहिए। तो या तो 2 महीने में एक बार मिल सकते हैं, या तो 3 महीने में एक बार मिल सकते हैं। डिसीजंस लिया जाता है हमेशा मेजॉरिटी वोट पे, मतलब 6 में से अगर 4 लोगों ने एक चीज़ बोला है तो वो एग्री किया जाता है। अब देखो, आरबीआई का जो गवर्नर है, हाँ उसके बारे में एक और चीज़ पता रख लो। आरबीआई का जो गवर्नर है वो 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई का गवर्नमेंट 4 साल के लिए होता है एंड यस देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट। आप उसी गवर्नर को वापस से रीअपॉइंट नहीं कर सकते। सो 4 साल बट नो रीअपॉइंटमेंट। अब देखो, एमपीसी का काम है कि इन्फ्लेशन के टारगेट्स को 2 से 6% के बीच में रखना है। बट अगर वो 2 से 6% के बीच में नहीं रख पाए तो क्या होगा? अगर आरबीआई फेल हो गई या एमपीसी फेल हो गई इस क्राइटेरिया में, जैसे अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा चला गया, 6% से ऊपर चला गया, डिफ्लेशन हो गया, 2% से कम चला गया। अब इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई होना, डिफ्लेशन मतलब कम महंगाई होना। हद से ज़्यादा कम महंगाई होना भी गलत है। जब हम इन्फ्लेशन वाला चैप्टर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बैंकिंग क्राइसिस हो गए, अगर लोन डिफ़ॉल्ट राइज हो रहे हैं बैंक्स में, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स हमारा बहुत नीचे चला गया है, गोल्ड डिपॉजिट्स या डॉलर डिपॉजिट्स हमारे बहुत कम चले गए, रुपी बहुत जल्दी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर क्रेडिट फ्लो हमारा फेल हो चुका है, तो ये सारे रीजंस माने जाएंगे कि आरबीआई की जो एमपीसी है वो फेल हो चुकी है। अगर एमपीसी फेल हो रही है इसका ये मतलब नहीं 1 महीने आपका या 1 महीने में सिर्फ आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा कम रहा तो हो जाएगा। अभी कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन हमारा हाई ही था। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अगर 1 महीने आपका हाई है तो 6% से ज़्यादा है तो एमपीसी फेल हो गई, नहीं। 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में होना चाहिए। 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में होना था 3 महीना, 3 months, और 3 months के 3 कंसेक्यूटिव मतलब 9 months अगर सेम चीज़, सेम ट्रेंड हमें देखने मिलता है, 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हमें देखने मिलता है, 2% से कम डिफ्लेशन रेट हमें देखने मिलता है, तब माना जाएगा आरबीआई हैज़ फेल्ड। वो जस्टिफाई नहीं कर पाई अपनी पॉलिसीज़ को या रेपो रेट एडजस्ट अच्छे से नहीं कर पाई तो अगेन आरबीआई को माना जाएगा इट हैज़ फेल्ड। अगर वो फेल हो गई तो गवर्नर को रिटर्न एक्सप्लेनेशन सबमिट करना पड़ेगा। इस रिटर्न
एक्सप्लेनेशन में सारे एमपीसी मेंबर्स को अपना साइन देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा अपने फेलियर का, और करेक्टिव एक्शंस जो वो लेंगे 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो भी उनको देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर हम क्या करेक्टिव मेजर्स लेके उसको ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर एमपीसी। और इसमें से एक कैच ये है कि जो भी एमपीसी फेलियर टारगेट होगा, एमपीसी फेलियर की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। इट वोंट बी पब्लिक, गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। सो दिस इज व्हाट इज योर एमपीसी। आई होप आपको एमपीसी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एमपीसी। तो जैसे हम मॉनेटरी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे थे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या होता है, मॉनेटरी उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करना, और उसमें से भी इन्फ्लेशन, और उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। अब वो कमेटी जो है वो कैसे जो लिक्विडिटी है, फंड्स है, जो पैसे है वो कम ज़्यादा करेगी मार्केट में। तो उसके पास 2 मेथड्स होते हैं, 2 टूल्स होते हैं। एक क्वांटिटेटिव टूल्स बुलाया जाता है, एक क्वालिटेटिव टूल्स बुलाया जाता है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करें तो these are your quantitative tools. Repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, statutory reserve ratio, बैंक रेट। अब इन सबको हम डिटेल में करेंगे। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। छोटे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल लोन फ्लो। अब देखो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपका अमाउंट कम किया जाता है, पैसे कम किए जाते हैं। जो फ्लो है अमाउंट का उसको कम ज़्यादा किया जाएगा। पैसे पहले 10 जा रहे थे तो अभी 20 जाएंगे, पहले 10 जा रहे थे तो 5 जाएंगे। तो पैसे में कम ज़्यादा किया जाएगा। बट क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव में पैसे कम नहीं किए जाएंगे, सिर्फ फ्लो कम किया जाएगा। जो कंट्रोल है वो फ्लो पे डाला जाएगा, पैसे उतने ही जाएंगे, बस उसका जो फ्लो है या तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा या तो उसको कंट्रोल कर दिया जाएगा। दिस इज योर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप जाएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो एक एक समझ लो। एक और आता है इसमें कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई क्या करेगा, एक अपर कोटा रख देगा। अपर कोटा का मतलब क्या होता है कि अब बैंक्स इससे ज़्यादा लोन्स नहीं दे सकते, कि आप इतने ही करोड़ के लोन्स दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप लोन्स नहीं दे सकते। तो दैट इज़ योर कोटा सिस्टम। कोटा रख देगा, ये बैंक जो है वो इतने कोटा का लोन दे सकते हैं, वो बैंक उतने कोटा का लोन दे सकते हैं। तो दिस इज योर कोटा सिस्टम। दूसरा आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जब आप कोई भी लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे कोलैटरल मांगता है। अब उस कोलैटरल के हिसाब से आपको लोन दिए जाते हैं। अगर आपका कोलैटरल 8 लाख का है तो आपको 10 लाख का आपका कोलैटरल है तो 8 लाख के आपको लोन मिलेंगे। अब गवर्नमेंट आरबीआई बोलेगी कि नहीं, कोलैटरल के ऊपर आप मार्जिन ज़्यादा लो, ज़्यादा लोगे तो ख़राब हो जाएगा। क्यों, मतलब आपका अगर आपका कोलैटरल 10 लाख का है तो आपको 6 लाख ही लोन मिलेगा, क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट अभी उसने ज़्यादा कर दिया है। कम है तो अच्छा है, मतलब अगर आपके पास कोलैटरल 10 लाख का है तो आपको 8 लाख या कम से कभी कभी 9 लाख के भी लोन्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ योर मार्जिनल रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है आपका मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब आरबीआई जो है वो आपका परसुएड करेगी बैंक्स को परसुएड कैसे करेगी, प्रेशर और परसुएशन के थ्रू। प्रेशर भी डालेगी, परसुएड भी करने की कोशिश करेगी बैंक्स को, मिक्स दोनों परसुएशन और प्रेशर का मिक्स डालेगी ताकि बैंक्स जो है वो उनकी बात मान ले। दैट इज योर मॉरल सुएशन। और तीसरा होता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें आपके रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट जो है, जो गोल्ड, रियल एस्टेट्स पे जो क्रेडिट दिए जाते हैं उसको वो कम कर देगी, उसको वो कंट्रोल कर देगी। ठीक है, सो दीज आर योर क्वालिटेटिव टूल्स। ना इसमें इम्पॉर्टेंट आपका क्वालिटेटिव टूल्स इतना ही था, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में खेल है। इसको हमें डिटेल में करना है। इसमें बेसिक्स देख लो कि रेपो रेट आज हमारा 6.5 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, CRR 4.5 है, SLR 18% है और बैंक रेट हमारा 6 to 7% के बीच में है। आओ
First, let's talk about cash reserve ratio. Now, what do you mean by this cash reserve ratio? CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय, अब उसने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किए, 100 रुपीज़। अब गवर्नमेंट RBI ने क्या कहा है, अभी आपको अगर देखना है तो अपना CRR कितना चल रहा है अभी? योर CRR इज 4.5%, तो हम इसको 5 ले लेते हैं, 5% ले लेते हैं। CRR इज 5%। तो RBI के हिसाब से जो भी आपके डिपॉजिट्स है उसका 5% आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उसका 5% कैश आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो 100 का 5% 5 रुपया हो गया, तो 5 रुपया आपको RBI के हिसाब से CRR में रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो फिर 5% आपने रिजर्व करके रख लिया, तो बाकी के जो 95 रुपीज़ है, अब आप 95 रुपीज़ के साथ जो करना है करो, मतलब वो मोस्टली लेंडिंग करेंगे उससे। सो दिस इज योर CRR। आप 5% यू हैव टू कीप इट रिजर्व्ड इन RBI's वॉलेट या वॉल्ट। क्लियर? सो दैट इज योर CRR। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, CRR में बैंक्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि इससे RBI से उसको रखने के लिए बोलते हैं, उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं ला के देगी, कुछ नहीं। तो उसको जो भी इंटरेस्ट कमाना है वो 95 से ही कमाना है, 5% उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो अगर CRR ज़्यादा होगा तो कैन आई से बैंक्स जो है वो इसमें इंटरेस्ट बढ़ा देगी अपना लोन्स जो दे रही है, क्योंकि अब उसको इससे कमाना है ना, इस 95 रुपीज़ से कमाना है, क्योंकि जितना पैसा वो ज़्यादा RBI के पास रखेगी उतना कम वो लोन दे पाएगी, और जितना कम वो लोन देगी उसको भी प्रॉफिट कमाना है। तो जितना कम लोन देगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो देगी, ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो अगर CRR इंक्रीज होगा तो आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगेन देयर इज अ बॉय, उसने 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, है ना। अब अभी अगर हम SLR को देखें तो इंडिया में अभी SLR कितना चल रहा है? 18% चल रहा है। तो SLR में क्या है कि RBI कह रहा है कि आपको जो भी डिपॉजिट आ रहा है उसका 18% भी आपको RBI के ऊपर, RBI के पास नहीं, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सॉरी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट 18 रुपीज़ इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी RBI मैंडेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या बॉन्ड्स है उसमें बैंक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो उनका प्रॉफिट होगा। तो इससे आपको प्रॉफिट होता है, इनको प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा तो बैंक रेट क्या है आपका? क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने CRR देख लिया, SLR देख लिया। नेक्स्ट है आपका बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होता है जो RBI देती है, ठीक है। RBI, याद रखो, बैंक रेट इज नथिंग बट अ रेट ऑन विच RBI प्रोवाइड्स मनी टू अदर बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। जो रेट पे RBI लोन्स देगी बैंक्स को और गवर्नमेंट को, दैट इज नोन एज योर बैंक रेट। अब बैंक रेट दे रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देगी, बैंक रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए देगी, और विदाउट कोलैटरल देगी, बिना कोई गिरवी रखे उनको लोन दे दिया जाएगा। हाल ही में हमारा हमारा बैंक रेट कितना चल रहा है? 6.75 चल रहा है, ठीक है। तो आप ये दे सकते हो कि अगर आपने 1000 रुपीज़ का लोन लिया है तो आपको 1675 देने पड़ेंगे। और ये एक पेनल्टी रेट की तरह भी यूज़ किया जाता है। मतलब अगर बैंक्स अपना CRR और SLR मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको मैंडेटरी है करना, वो नहीं कर पा रहे, तो फिर ये पेनल्टी रेट की तरह काम करेगा। तो याद रखना है, बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज पेनल्टी रेट। दूसरा MSF। अब बैंक रेट और MSF में क्या डिफरेंस है? बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है विदाउट कोलैटरल, MSF शॉर्ट टर्म के लिए होगा विद कोलैटरल।
और कोलैटरल क्या रहेगा इसमें? कोलैटरल रहेगा आपका SLR का सिक्योरिटीज़। SLR सिक्योरिटीज़ आपके बैंक रेट MSF के रेट्स बन जाएंगे, कोलैटरल बन जाएंगे, गिरवी रखना पड़ेगा। SLR सिक्योरिटी याद करो हमने किया था, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं SLR के तहत बैंक को 18% उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो इन्वेस्ट किया है तो वो उन्हीं का हो गया ना, बैंक का ही हो गया। तो वो उनका 18% का जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो अब गिरवी रख सकते हैं लोन्स लेने के लिए। तो दिस इज़ योर SLR। MSF वो SLR का सिक्योरिटी यानी उनको वो गिरवी रख के लोन्स ले सकते हैं। कितना चल रहा है रेट अभी? अगेन 6.75। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ओवरनाइट के लिए ही रहता है, इमरजेंसी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, कितना लोन मिलेगा आपको MSF में? क्योंकि ये इमरजेंसी है तो ऐसा नहीं आपको पूरा ही दे देंगे, कुछ ही टाइम के लिए देंगे। अब RBI देगा, कितना देगा? 2% ऑफ NDTL। व्हाट इज NDTL? अब देखो, बैंक्स जो है, बैंक्स के कुछ लाइबिलिटी होते, कुछ एसेट होते जो उनका नहीं होता और जो उनका होता है। क्या उनके नहीं होता? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? ऐसे पैसे जो कंज्यूमर कभी भी मांग सकता है, कभी भी डिमांड कर सकता है, दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट। जैसे हमारे पैसे जो सेविंग्स अकाउंट में है, जो हमारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में, हम कभी भी बैंक में जाके डिमांड कर सकते हैं कि गिव बी माई मनी बैक, तो वो आपको दे देगा, दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब ऐसे अमाउंट जो एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके नहीं है, यानी बैंक के पास रखे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। वो एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको मिलेंगे, बट अगेन वो बैंक के नहीं है तो उसकी लाइबिलिटी हो गई। और दूसरा अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो भी उसके बिल्स उसको पे करने हैं, जो भी सस्पेंडेड अकाउंट्स हैं, ऐसे पैसे जो डिमांड और टाइम के अलावा उसको देने हैं जो उसके नहीं है, दैट इज अदर टाइम एंड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। एसेट क्या है? उसका खुद का पैसा जो बाकी बैंक्स में लगा पड़ा है या बाकी बैंक्स में डिपॉजिटेड है, सो दैट इज द असेट ऑफ द बैंक। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होता है? जब आप अपने डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और अदर डिमांड एंड डिमांड टाइम डिपॉजिट्स को ऐड करोगे और उसमें से एसेट को माइनस कर दोगे तो आपका NDTL निकल जाएगा। मतलब कितना आपको देना है और कितना आपके पास है, उसको माइनस कर दोगे तो NDTL मिल जाएगा। अगर ये 100 है, वो आपके पास 500 है, तो 200 आपका NDTL है। तो पूरे 200 NDTL पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उसका 2% ही आपको मिलेगा। मतलब 200 रुपये अगर आपका NDTL आ रहा है तो उस 200 रुपये का 2% मतलब 4 रुपये ही आपको लोन दिए जाएंगे। सो दिस इज योर MSF। नेक्स्ट आ जाता है आपका LAF। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF क्या होता है? अब LAF आपका अगेन ये एक RBI का टूल है लिक्विडिटी मैनेज करने का। इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट टूल आ जाते हैं, एक रेपो रेट आ जाता है और एक दूसरा रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। अब रेपो रेट हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। रेपो रेट मतलब क्या? जिसमें से बैंक्स बोरो कर सकते हैं RBI से। RBI से आप बोरो कर सकते हो, पैसा लोन ले सकते हो। अब बैंक रेट, MSF और LAF, ये तीनों मेजर्स अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है बैंक्स के पास RBI से लोन लेने के लिए। उसमें से सबसे बेस्ट माना जाता है रेपो रेट, क्योंकि इसका रेट कम है, बैंक रेट का ज़्यादा रहता है, इसका कम है। तो रेपो रेट आपका 6.5% है, बैंक रेट का 6.75% है। दैट इज़ वाई बैंक्स किसको ऑप्ट करेंगे? रेपो रेट को ऑप्ट करते हैं लोन लेने के लिए। अब हो क्या रहा है, हमने रेपो रेट चेंज किया है। पहले हमारा रेपो रेट 4% था, अब हमारा रेपो रेट 6 to 7% हो चुका है। आप समझ लो 6.5 है, मतलब 6 या 7% है। तो 6 या 7% मतलब क्या? मतलब अगर मैंने RBI से 100 रुपये का लोन लिया है तो मुझे उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा? 106 या 107। अगर मैंने 100 रुपये का लोन लिया है तो RBI मुझ पे 6 से 7%, बैंक पे 6 से 7% क्या बोलते हैं, रेपो रेट चार्ज करेगी। तो मुझे RBI को 106 या 107 रुपये पे करना पड़ेगा। अब RBI बैंक्स को भी प्रॉफिट करना है। अब उसके पास 100 रुपये जो है, वो 100 रुपये से उसका घर नहीं चलेगा, तो उसको अब उस 100 रुपये से डबल कमाना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रॉफिट बैंक्स को भी चाहिए। तो बैंक से करेगी वो 100 रुपये लोन में दे देगी और इंटरेस्ट रेट उस लोन पे 10 रुपये रख देगी। मतलब 100 रुपये दे रहे हैं और 110 रुपये ले रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का।
है ना। अब इतने में होगा नहीं कुछ, तो बैंक्स को और प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उनको लोन, वो आरबीआई से लोन नहीं ले सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, 6% का इंटरेस्ट रेट है, तो आरबीआई से लोन नहीं ले सकते। तो और पैसा कहाँ से है, और कौन देगा पैसा? कंज्यूमर्स देंगे, लोग देंगे। लोग पैसा कहाँ से देंगे? उनके जो भी जमा पूंजी है वो आपके डिपॉजिट्स देंगे। अब डिपॉजिट आपके बैंक में क्यों करेंगे? अगर आप उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा दोगे तो वो आपके बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो स्टार्टिंग का सर्कुलेशन ऑफ मनी याद रखना, बैंक्स में पैसे हम जमा करते हैं, बैंक्स उसमें बिजनेस को लोन्स देता है, लोन्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अब बैंक्स क्या करें? बैंक्स को पैसे चाहिए लोन देने के लिए। अब लोन कहाँ से दे? तो वो लोगों को बोलेंगे कि हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करो। क्यों करें हम आपके बैंक में डिपॉजिट? हम आपको अच्छा ल्यूक्रेटिव क्या देंगे? इंटरेस्ट रेट देंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे बैंक में 100 रुपये जमा करोगे तो 6% के हिसाब से हम आपको 106 रुपये देंगे। तो लोग उनके बैंक में डिपॉजिट करने लग जाएंगे। अब आरबीआई बैंक के पास पैसे आने लगेंगे तो वो लोन्स देने लगेंगे 110% पे। 10% पे वो लोन दे रहा है, 6% पे वो लोन इंटरेस्ट दे रहा है, तो 4% उसका प्रॉफिट हो रहा है। आरबीआई के पास उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये अब हो रहा है। पहले क्या था? 4% लोन दे रहा था कोविड के टाइम पे। अब 4% पे लोन दे रहा था तो आरबीआई कम पे लोन दे रहा है, मतलब अब उसको सिर्फ अब 100 रुपये का लोन ले रहा है तो 104 रुपये देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट कम है। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो बैंक ज़्यादा लोन उठा सकता है, आरबीआई से ज़्यादा लोन उठाएगा तो अब उसको लोगों के पैसे की ज़रूरत नहीं है। लोगों की पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो इंटरेस्ट रेट ल्यूक्रेटिव नहीं रखेगा, हाई इंटरेस्ट रेट रखेगा, लो इंटरेस्ट रेट रखेगा। मतलब अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो आपको सिर्फ 102 ही रुपये इंटरेस्ट देगा, 2 रुपये का 2% इंटरेस्ट रेट देगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसको लोगों के पैसे की ज़रूरत नहीं है, और वो लोन ज़्यादा देगा। 100 रुपये का अगर वो लोन दे रहे हैं तो 105 रुपये उसको वापस मिलेगा, तो 5% का उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा इस चीज़ में, क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है। सो ये पहले था। पहले क्यों ऐसा था? क्योंकि आरबीआई को चाहिए था कि अब लोगों के पास पैसा जाए, डिमांड उनको राइज करना था लोगों का, इसलिए वो लोन फ्री में दे रहे, मतलब लोन कम में दे रहे थे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे थे। इंटरेस्ट रेट देखो कम है लोन का, क्योंकि उनको चाहिए था कि लोग अब बिजनेस स्टार्ट करें। ओपन अप हो रही थी इकोनॉमी, तो वो चाह रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करे लोग, तो लोन जितना लेंगे उतना मार्केट में मनी आ जाए, पैसे आ जाएगा। बट अब ज़्यादा हो गया पैसे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है तो लोन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, लोगों से पैसे ले लिए जाएंगे। सो दिस इज़ योर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर पैसे ज़्यादा हो गए हैं, पैसे अगर कम है मार्केट में तो रेपो रेट करो, रेपो रेट कम या ज़्यादा करो। अगर पैसे ज़्यादा है मार्केट में तो रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट तो हो गया, नेक्स्ट इज योर रिवर्स रेपो रेट। व्हाट डू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि अब आरबीआई बैंक से पैसा लेगी। क्यों आरबीआई बैंक से पैसा लेगी? क्योंकि अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है क्योंकि बैंक्स लोन्स बहुत ज़्यादा दे रही है, तो आरबीआई क्या बोलेगी? लोगों को पैसे मत दो, एक काम करो, आपके पास जो पैसे हैं वो मेरे पास डिपॉजिट कर दो, मेरे पास डिपॉजिट कर दो, मैं आपको ल्यूक्रेटिव अमाउंट दूंगा या ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट दूंगा। जैसे बैंक्स हमें बोलते हैं कि हमारे बैंक में डिपॉजिट करो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, वैसे ही आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि हमारे पास डिपॉजिट करो, हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक्स भी बोलते हैं कि हम लोगों को लोन देने से अच्छा है आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, तो मार्केट से पैसा सब चला जाएगा, क्योंकि अभी लोन कोई नहीं दे रहा है, सारा डिपॉजिट आरबीआई के पास जा रहा है। मार्केट में अगर पैसे ज़्यादा है तो मनी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो रिवर्स रेपो रेट यूज़ करो। एक और चीज़, रिवर्स रेपो रेट आपका आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होगा। जब आरबीआई चाहे तब ही रिवर्स रेपो रेट, मतलब तब ही बैंक जो है आरबीआई में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बैंक की मर्जी है, जब बैंक बोलेगा तब आरबीआई पे डिपॉजिट कर देगा, नहीं, जब भी आरबीआई बोलेगा तभी ही बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक की नहीं चलेगी उसमें, तो वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होता है। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हम देख रहे हैं कि आरबीआई से पैसे ले रहे हैं, चाहे वो बैंक रेट हो, एमएसएफ हो या एलएएफ हो, इन सब में बैंक से पैसे लिए, आरबीआई से पैसे ले रहे हैं बैंक। बट
बैंक तो हम एक बैंक दूसरे बैंक से भी तो पैसे ले सकता है, बोरो कर सकता है। ए बैंक बी बैंक से भी तो पैसे बोरो कर सकता है। जब ए बैंक बी बैंक से पैसे बोरो करेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज, दैट विल बी नोन एज कॉल मनी मार्केट और नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट और नोटिस मनी मार्केट। अभी कॉल मनी मार्केट या नोटिस मनी मार्केट क्या है? अगर एक दिन के लिए आप ओवरनाइट के लिए लोन ले रहे हो तो दैट इज कॉल मनी मार्केट। अगर एक दिन से ज़्यादा या एक दिन से 14 दिन के लिए बीच में ले रहे हो तो दैट इज योर नोटिस मनी मार्केट। अब ए बैंक बी बैंक से लेगा तो दैट इज योर कॉल मनी मार्केट और नोटिस मनी मार्केट। बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज ये सब ले सकते हैं। अगेन कोलैटरल इसमें नहीं ज़रूरत है। अगेन रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है, रेट इसका कितना चल रहा है? 6.5 to 7.5। अब ये फिक्स्ड नहीं होता है, वो हर दिन चेंज होता रहता है जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, क्योंकि आरबीआई इसको रेट को नहीं दे रहा है, तो वो अपने हिसाब से मार्केट फ्लो के हिसाब से चलता है। तो ये सब हमने क्या देखा? ये सब क्या थे? मॉनेटरी टूल्स थे, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स है आरबीआई के, जिससे वो मार्केट में मॉनेटरी को कंट्रोल कर सके। ताकि मॉनेटरी कंट्रोल होगा तो डिमांड कंट्रोल होगी, डिमांड कंट्रोल होगी तो सप्लाई को हम मैनेज कर सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम बैंक के थ्रू ही या आरबीआई बैंक्स के थ्रू ही मॉनेटरी को मैनेज कर सके या मॉनेटरी ट्रांसमिशन देख सके। वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है, क्योंकि हम पैसे सिर्फ बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, हम इन्वेस्ट भी करते हैं। तो वहाँ पे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें भी आरबीआई आपसे लिक्विडिटी मैनेज कर सकता है। अब अगर वो बिना बैंक के या फिर ओपन मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करेगा तो उसको हम बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय करता है या सेल करता है। आरबीआई विल ईदर बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी इन दी मार्केट, ओपन मार्केट में। ठीक है, अब देखो, अगर हमें पैसे डालने हैं लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को पैसे देने हैं, तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगी बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेगी। अगर देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बैंक से बाय कर लिया है तो बैंक को पैसे देगी वो इन रिटर्न। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया तो पैसे देगी तो बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक के पास पैसे आ गए तो वो लोन देगी तो बोरोवर्स कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। सो दैट इज़ योर वन थिंग। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी अब्जॉर्ब क्या करेंगे? आरबीआई सेल करेगी बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और अगर बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिलेगी तो बैंक से पैसा लेगी तो बैंक के पास पैसे कम पड़ जाएंगे तो वो लोन्स नहीं देगी और डिपॉजिट ज़्यादा लेगी। तो दिस इज़ हाउ योर ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क। एक चीज़ जो आपको याद रखना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय बैक की कोई गारंटी नहीं होती है। आरबीआई ने आपको जीसेक दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, तो इसका कोई प्रॉमिस नहीं है कि वो वापस से लेगी आपसे। तो देयर इज़ नो बाय बैक गारंटी और प्रॉमिस। ओके, सो वी हैव डन OMO, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं आफ्टर OMOs, दैट इज़ अ GSAP प्रोग्राम। अभी GSAP क्या होता है? GSAP जो हमने देखा था कि OMOs में भी बॉन्ड परचेज किया जाता था, GSAP में भी आपके बॉन्ड परचेज होंगे। इट इज़ अ बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बाई करेगी। ठीक है, ताकि स्टेबल इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी रहे। जीसेक को बाय किया जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। व्हाट इज़ द सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट मतलब वो वाला मार्केट जहाँ पे ओरिजिनल ओनर ने या इशूअर ने, ठीक है, इशूअर ने, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो गवर्नमेंट ने जब सेल किया है ए पर्सन को, सो दैट इज़ योर प्राइमरी मार्केट। बट जब ए पर्सन ने बी पर्सन को जाके सेल किया तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो वो कहाँ सेल करेंगे? बाय और सेल करेंगे सेकेंडरी मार्केट में। मतलब गवर्नमेंट ने अगर लोगों को बेच दिया है, फिर जब वो लोगों से खरीदेंगी तो दैट विल बी योर
तो दैट विल बी योर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब गवर्नमेंट लोगों को बेच रही है और लोगों से जब आरबीआई खरीदेगी तो वो सेकेंडरी मार्केट में हो जाएगा। जीसैप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम 2021 में, कोविड के टाइम पे। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट जीसैप, तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स है जीसैप के, आप देख सकते हो। बॉन्ड यील्ड को रिड्यूस करना है, एडिक्वेट लिक्विडिटी बनानी है, सपोर्ट करना है, इकोनॉमिक रिकवरी एनहांस करना है, मॉनेटरी ट्रांसमिशंस। जीसैप काम कैसे करता है? जीसैप काम ऐसे करता है कि आरबीआई पहले अनाउंस करेगी कि हम इतने अमाउंट का बॉन्ड परचेस करने वाले हैं। जैसे 2022 में 1 लाख करोड़ का बॉन्ड परचेस करने वाली थी आरबीआई। फिर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक से और इंस्टीट्यूशन से सेकेंडरी मार्केट में खरीद लेगी। लिक्विडिटी जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर, अब देखो आरबीआई खरीद रही है तो पैसे देगी बैंक्स को पैसे आएंगे तो वो लिक्विडिटी आ जाएगी बैंक्स के पास लिक्विडिटी आएगी, मतलब मार्केट में इंजेक्शन हो रहा है लिक्विडिटी का, ठीक है। तो बिजनेस को और गवर्नमेंट को चीपर लोन्स मिलने लगेंगे, इससे सस्ते में लोन्स मिलने लगेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दोज थिंग्स। तो आप ये देख सकते हो क्या इम्पैक्ट्स होंगे जीसैप के। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन जीसैप एंड ओएमओज, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये प्री अनाउंसड होते हैं, जीसैप प्री अनाउंसड होते हैं, पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि हम इस टाइम पे इस तारीख को इतने अमाउंट का बॉन्ड परचेज करने वाले हैं, तो वो प्री अनाउंसड होता है। बट ओएमओज डिस्क्रिशनरी बॉन्ड्स होते हैं, जब आरबीआई की मर्जी आएगी तब करेंगे, कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा वो। जब उसकी मर्जी आएगी तब आरबीआई अनाउंस कर सकती है बॉन्ड्स का परचेस या सेलिंग, दैट इज़ योर ओएमओज। बट जीसैप क्या होगा, जब वो अनाउंस करके करेगी, टाइम टेबल बना के करेगी, तो दैट विल बी योर जीसैप। ये अगेन स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी एश्योरेंस, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जैसे कोविड की वजह से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गई थी, दैट इज़ वाई एक प्री अनाउंस्ड उनको बॉन्ड सिक्योरिटी या बॉन्ड परचेसिंग एग्रीमेंट लाना पड़ा। बट इन जनरल उनको लिक्विडिटी मैनेज करनी है तो वो ओएमओज ही करेंगे। ये हायर स्टेबिलिटी प्रमोट करता है बॉन्ड मार्केट का, और ये मोर अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि नहीं पता होता है कि कब होगा या कब नहीं होगा, तो इट इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। जीसैप इज़ अ पार्ट ऑफ ओएमओज ओनली, ठीक है। इसमें हम एक और चीज़ याद रख सकते हैं, दैट इज़ योर बॉन्ड यील्ड। व्हाट इज़ दिस बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड मतलब ए पर्सन ने बॉन्ड खरीदा है कितने रुपए में, उसको जो रिटर्न मिलने वाला था वो मिलने वाला था 1 साल बाद 120 रुपये। अब उसको XYZ कोई भी रीज़न की वजह से अब उसको पैसे जल्दी चाहिए, या फिर उसको ज़रूरत पड़ गई, ही इज़ इन एनी इमरजेंसी एंड ही नीड्स मनी इमीडिएटली, तो वो ए से बी को बेच देगा। किसको बेच देगा? बी को बेच देगा। वही बॉन्ड जो उसने 100 रुपये में ख़रीदा था वो बी को बेच देगा। अब जब वो बी को बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ हमेशा सस्ते में खरीदेगा, क्योंकि अब ए को ज़रूरत है तो वो उसको सस्ते में बेचेगा। 100 में ख़रीदा था तो वो उसको 90 में बेचेगा। अब जब बी ने उसको 90 में ख़रीदा है बट उसको मिलेगा तो 120 रुपये ही, तो कहना से यहाँ पे जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो गई है। क्या इंक्रीज़ हो गई? बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज़ हो गई, मतलब जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो गया है ना। तो जब भी आप बॉन्ड का प्राइस और यील्ड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड का प्राइस राइज करेगा तो यील्ड कम होगी। अगर ये 110 में बेचता तो यील्ड कम होती, तो क्यों खरीदेगा कोई? उसको तो फ़ायदा ही नहीं है, कुछ 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट अभी यील्ड जैसे ही उस बॉन्ड का प्राइस कम हुआ, यील्ड ज़्यादा हो गई, तो अब 90 में खरीद रहे 120 मिलेगा, मतलब 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा बॉन्ड यील्ड गिरनी चाहिए तब यील्ड बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो यील्ड कम होगी। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड एंड यील्ड। नाउ व्हाट इज़ दिस मॉनेटरी ट्रांसमिशन? मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जो भी फैसिलिटीज़, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी बेनिफिट्स आरबीआई देने की कोशिश करता है लोगों को, मॉनेटरी जो भी प्रोडक्ट्स, मॉनेटरी जो भी बेनिफिट्स लोगों को देने को कोशिश करता है, वो जा नहीं पाता। वाई? बिकॉज बेनिफिशरीज जो बीच में है, वो बेनिफिशरीज बीच में उनके वो जो प्रॉफिट है वो खुद ले लेते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मतलब जो आरबीआई मॉनेटरी बेनिफिट्स, रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज़ जो भी लोगों के लिए पहुंचाता है वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, दैट इज़ मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है? देखो,
Monetary transmission refers to process through which changes in the monetary policy such as repo rate RBI affecting the lending rate, borrowing cost and overall economy. इकोनॉमी पे जो आरबीआई कर रहा है उसका क्या असर हो रहा है, लोगों पे क्या असर हो रहा है, दैट इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन. ठीक है. अब देखो मॉनेटरी ट्रांसमिशन इंडिया में बहुत स्लो है, इट इज़ वेरी स्लो इन इंडिया, इट इज़ इन अ वेरी पुअर स्टेट. वाई? बिकॉज आज भी लोग हाई डिपेंडेंट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो ट्रांसमिशन है, इकनॉमी है, वो बूम नहीं कर पा रही है. बैंक्स का एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको लेंडिंग कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी. नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अभी आएंगे हम थोड़ी देर में. फुल पास थ्रू ऑफ रेपो रेट चेंज जो भी आरबीआई करती है उसका प्रॉपर इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलता, बिकॉज इंटरमीडियरीज उसको आने नहीं देते. इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट है इंडिया में. ठीक है. आप लोगों से लोन ले लेते, मतलब जो लोगों से हाई ब्याज में उठाते हैं ना, साहूकार लोगों से, दैट इज़ वो भी इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट भी है इंडिया में. तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर इकोनॉमिक मॉनेटरी ट्रांजिशन, दैट इज़ नॉट गुड इन इंडिया. अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये हमें क्या शो करता है, पहले आप ये देखो. दिस इज द हाउ मच आरबीआई अर्न्स एंड दिस इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई. आरबीआई का सबसे ज़्यादा इनकम किससे आता है, इंटरेस्ट फ्रॉम एसेट्स. उनके जो भी एसेट्स है उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज़ दे आर 50% ऑफ देयर इनकम. फीस और मिसलेनियस से उनको मिलता है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से उनको मिलता है, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट से उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, और ओएमओ अर्निंग से उनको जो पैसे मिलता है, इससे दे आर अर्निंग. आरबीआई एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रिंटिंग और मैनेजिंग करेंसीज में, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो उनका खर्च होता है, बैंकिंग सर्विसेज में जाता है, सैलरीज एंड पेंशन एंड ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट, ये सब उनके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं. उसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट. अब आप बोलोगे गवर्नमेंट को पैसे क्यों ट्रांसफ़र करेगा आरबीआई, सो वही है आपका ECF, दैट इज़ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. देखो व्हाट इज़ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. It is a policy that determines how much surplus reserve the RBI should hold and how much it can transfer to the government of India as dividend. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था आरबीआई किसका है, 100% गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट का अगर इतना ज़्यादा शेयर है आरबीआई में तो उसका डिविडेंड किसको जाना चाहिए, गवर्नमेंट को जाना चाहिए. 1/7 उसका खर्चा होता है आरबीआई का. तो बाकी के पैसे सरप्लस जो रिज़र्व है आरबीआई का, वो किसके पास जाना चाहिए. तो जो उनको पैसे बच रहे हैं वो खुद के पास रखने चाहिए या आरबीआई को, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. दैट इज़ वही आपका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. इससे क्या होगा, हमेशा आरबीआई और गवर्नमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि सरप्लस ट्रांसफ़र ज़्यादा किसको जाना चाहिए, गवर्नमेंट को या आरबीआई को. तो इसी के वजह से गवर्नमेंट बोलती है कि हमें दो, आरबीआई बोलते हैं नहीं हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें पास रहना चाहिए. इसी के वजह से बीमल जलान कमेटी को बनाया गया था. बीमल जलान कमेटी का काम ही ये था, ये डिसाइड करने के लिए कि सरप्लस ट्रांसफ़र किसके पास जाएगा. ECF से पहले, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से पहले आरबीआई के पास ऐसा कोई रूल नहीं था उनके ऊपर कितना पैसा उनको गवर्नमेंट को देना है और कितना अपने पास रखेंगे, तो वो उनके डिस्क्रिप्शन पे चलता था. बट इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर्ड मेथड आ गया है कि कितना उनके गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है, कितना खुद के पास रखना है. ठीक. तो दिस इज़ योर बीमल जलान कमेटी 2019 में आई थी. बीमल जलान कमेटी ने क्या बोला कि आरबीआई शुड मेंटेन अ कंटीजेंसी रिस्क बफर. कंटीजेंसी रिस्क बफर का मतलब होता है कि इमरजेंसी पैसे. आरबीआई को इमरजेंसी पैसे रखने पड़ेंगे कितने, 5.5% to 6.5%, मतलब 5 से 7% आरबीआई को एज अ कंटीजेंसी रिस्क बफर रखना पड़ेगा. इमरजेंसी के लिए पैसे रखने पड़ेंगे उसके बैलेंस शीट के. जो भी उसका बैलेंस शीट बना है ये फाइनेंशियल ईयर का, उसका 5 to 7% उसको कंटीजेंसी रिस्क बफर में रखना पड़ेगा. उसके बाद जितना भी सरप्लस है आरबीआई के पास वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. दिस वाज सेड बाय बीमल जलान कमेटी. तो 2019 में 1.76 लाख करोड़ एज पर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए थे. सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. नाउ सी बैंक्स है. अब बैंक्स में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं.
क्यों वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं कर पा रहे? वाई? बिकॉज एनपीएस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। तो एनपीएस मतलब बैंकिंग का नुकसान। अब बैंक्स, व्हाट इज़ मॉनेटरी ट्रांसमिशन? मॉनेटरी ट्रांसमिशन हमने देखा था कि आरबीआई जो भी लोगों के लिए बेनिफिट्स जो भी लोगों के लिए होते हैं वो ट्रांसफ़र करना चाहती है, बट जो बीच में बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो जाने नहीं दे पा रहे, देते नहीं है जाने प्रॉपर जो बेनिफिट्स है लोगों तक। क्यों नहीं देते? क्योंकि बैंक्स के भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, दैट इज़ थ्रू एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि एक लोन दिया है या एडवांस दिया है जिसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ओवर ड्यू है, रुका हुआ है, आया नहीं है अभी तक 90 दिन से पहले तक। अगर कोई भी आप लोन लेते हो, अगर उसको 90 दिन तक सर्विस नहीं करते हो, यानी उसका EMI या प्रिंसिपल अमाउंट आप नहीं देते हो, तो बैंक उसको NPA में डाल देता है। दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट अब हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 90 दिन कमर्शियल लोन्स के लिए होता है, 30 दिन एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए होता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर NPAs। तो अब ये NPA क्या है? बैंक के नुकसान है, दिस आर दी लॉस ऑफ NPAs। अब ये लॉस को कैसे कवर करेंगे? आरबीआई जो भी बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहा है उससे अपना लॉस कवर करता है। दैट इज़ वाई मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज सो मच पुअर इन इंडिया। नाउ व्हाट इज़ दिस NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन आप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो 90 दिन तक, कमर्शियल लोन के लिए 30 दिन तक, एग्रीकल्चरल लोन के लिए, तो यू आर कंसिडर्ड एज एन NPA। अब यहाँ पे दिया है NPA अगर सब स्टैंडर्ड एसेट कब बनेगा? जब आप 90 दिन तक पे नहीं करोगे। सब स्टैंडर्ड एसेट बनेगा जब आप 90 से 12 महीने तक पे नहीं करोगे। डाउटफुल एसेट बनेगा जब आप 12 महीने से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा, आपने सर्विस नहीं किया है। लॉस्ट एसेट माना जाएगा जब 12 महीने से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, सर्विस नहीं हुआ है, तो आरबीआई या बैंक को वो नुकसान अपने चार्ट शीट में उसको नुकसान बना देगा। अब 2 टाइप के NPA होते हैं, ग्रॉस NPA एंड नेट NPA। व्हाट इज़ ग्रॉस NPA? ठीक है, टोटल बैड लोन्स बिफोर एनी प्रोविजंस, और नेट NPA बैड लोन्स आफ्टर प्रोविजंस बाय दी बैंक। अब प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोविजंस का मतलब होता है कि कोई भी पैसा जो आरबीआई या बैंक पहले से ही साइड में रखता है, नुकसान होने वाला है आगे, उसके लिए इमरजेंसी के लिए साइड में रख दो, दैट इज़ योर NPA, जिसको हम कोलैटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर उसने 100 करोड़ का लोन दिया और 5 करोड़ उसमें से NPA बना है, ठीक है, तो ग्रॉस NPA कितना हो जाएगा? 5%। मतलब 5 करोड़ उसका NPA है। कितना NPA? 5 करोड़, बट वो ग्रॉस NPA। अब उसमें से अगर आपने 2 करोड़ साइड रखा था ऑलरेडी, कोलैटरल जो भी है, उसमें से अगर 2 करोड़ आपका आ गया, तो आपका नेट NPA कितना बना है? 3 करोड़ का बना है। सो दिस इज़ योर ग्रॉस NPA एंड नेट NPA। प्रोविजंस होते हैं इमरजेंसी के लिए, पहले पता नुकसान होने वाला है तो पैसे पहले से ही रखो। ठीक है, व्हाट आर दी कॉजेज़ ऑफ NPAs इन इंडिया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ NPA। फर्स्ट, इकोनॉमिक स्लो डाउन है इंडिया में, ठीक है। यू कैन से विलफुल डिफ़ॉल्टर्स ऐसे हैं जो वो क्या बोलते हैं, मिसयूज़ करते हैं फंड्स को, ये खुद से विलफुल डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। क्रेडिट अप्रेजल, पुअर क्रेडिट अप्रेजल्स है, बैंक विदाउट एनी रिस्क असेसमेंट लोन्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। पॉलिसी डिले है, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे ऑयल फ्लक्चुएशन, ट्रेड वॉर्स, दीज आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फॉर NPAs इन इंडिया। अब दूसरा आ जाता है कि इन NPAs को हम रोके कैसे? व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस NPA? तो उसके लिए यू हैव IBC, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के साथ साथ आपके और भी बैंक्स, पैरा, अलग अलग मेथड्स है जो गवर्नमेंट निकालती रहती है आरबीआई के साथ, ताकि ये NPAs की प्रॉब्लम को हम इंडिया में कम कर सकें। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका IBC है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। 2016 में आया था, एक लीगल फ्रेमवर्क है। इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम बाउंड है, ये टाइम बाउंड प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि लीगल प्रोसेस है तो सालों साल चलता रहेगा, नहीं। देयर इज़ अ टाइम बाउंड के इस टाइम पीरियड में यू हैव टू कंप्लीट दिस इशू ऑफ NPA। ठीक है, क्या क्या इसका काम है? टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करना इश्यूज़ को, प्रोटेक्ट करना है क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को, बैंक या लेंडर्स के जो भी पैसा दे रहा है उसके इंटरेस्ट को ठीक करना है, एसेट वैल्यू करना है, रिकवर करना है, इम्प्रूव करना है इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग, और विलफुल डिफॉल्टर्स को रिड्यूस करना है, फाइनेंशियल फ्रॉडर्स को रिड्यूस करना है। प्रोसेस क्या है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का? पहले 5 मेजर स्टेप्स में होता है। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स
आएगा, लोग बोलेंगे कि हाँ देखो ये हमारे साथ हुआ, ठीक है। एक कोई भी आएगा कि डिफ़ॉल्ट हुआ है मेरा 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो मुझे अभी लोन चाहिए, मतलब लोन का मेरा हुआ है तो पैसा चाहिए मुझे वापस, ठीक। क्रेडिटर या कंपनी ये फाइल करेगा इंसॉल्वेंसी किसको? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनक्लैड को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये आएगा। फिर अपॉइंट किया जाएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, और इस टाइम पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो काम नहीं करेंगे अभी। एक और चीज़ जो हमें याद रखना है, जब भी इनिशिएशन होता है प्रोसेस का, तो फिर उस कोई भी कंपनी जो भी डिफ़ॉल्टर है उसका हमें इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, IU निकालना पड़ता है कोई भी डिफ़ॉल्टर का, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ आपकी निकाली जाती है, एनक्लैड को सबमिट की जाती है, फिर एनक्लैड देखता है कि इस पर काम करना ज़रूरी भी है या नहीं, क्या इस पर हमें लॉ, इस पर एक्ट लेना या इस पर एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं, ये केस बन भी सकता है नहीं बन सकता है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ निकाली जाती है। अब बात आती है कि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ करता कौन है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ कलेक्ट करता है आपका नेशनल, ये बनाया गया था 2017 में। इसका काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं। ये बना है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। एक बार IU मिल जाता है उसके बाद एनक्लैड के पास 14 डेज़ होते हैं, 14 डेज़ के अंदर उसको देखना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है कि हम इसका केस लड़ेंगे या इसको केस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को बिठाया जाता है, जो ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको वोट किया जाता है, वो वोट करते हैं इस कोई भी रेजोल्यूशन प्लान पे वो लोग वोट करते हैं। फिर प्लान को अप्रूव किया जाता है 180 to 270 डेज़ के अंदर, ताकि उस कंपनी को हम रिवाइव कर सकें और उसके एसेट्स को सेल कर सकें। एसेट को सेल करेंगे तभी वो अपना पैसा जो है वो दे पाएगी लेंडर्स को, उसके एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो सीधा उस कंपनी को ही बेच दिया जाता है, कोई मतलब कोई एसेट ही नहीं उसके पास, उस पूरा का पूरा कंपनी को ही बेच दिया जाता है ताकि रीपे कर सके हम, ठीक है। तो दिस इज़ योर एनक्लैड प्रोसेस। 180 से 270, मतलब 270 से ज़्यादा डेज़ नहीं लगने चाहिए, उसके अंदर इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एनक्लैड कंपनीज़ को हैंडल करता है, DRT आपके इंडिविजुअल्स को हैंडल करता है। DRT मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो एनक्लैड और DRT ये दो होते हैं। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वो होते हैं जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, फाइनल डिसीजन या रेजोल्यूशन प्लान्स वो लोग ही बनाते हैं। फॉर स्मॉलर कंपनीज इट इज़ कम्प्लीटेड इन 90 डेज़, MSMEs उसके लिए 90 डेज़ है ये। अगर आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के रिजल्ट से खुश नहीं हो तो फिर आपका केस जाएगा एनक्लैड में, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और फिर वहाँ से भी खुश नहीं हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाता है। IBC के लेटेस्ट डेटा के बारे में बात करेंगे तो 2017 में जो रेजोल्यूशन रेट था वो 25% था, कम लग रहा है बट वो बेस्ट था। जितने भी रेजोल्यूशंस है उसमें से सबसे बेस्ट रेट IBC का ही है। 330 डेज़ पहले लेता था वो, 270 से ज़्यादा 330 डेज़ लेता था। 2019 में 43 हुआ, 270 डेज़, अब 48 है, हम टाइम बाउंड के अंदर उसको कर देते हैं। अभी भी डिलेज होते हैं थोड़े बहुत। हायर हेयर कट्स, मतलब सिर्फ 20 to 30% ही पैसा उनको मिल पाता है, पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं एनक्लैड में, बायर्स का इंटरेस्ट अभी जाते जा रहा है धीरे धीरे। उसके अलावा एनक्लैड के अलावा गवर्नमेंट ने और क्या लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है NARCL। व्हाट इज़ NARCL? नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी। व्हाट इज़ ये? गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक है, तो 2021 में बनाया गया था। तो NARCL इज़ योर बैड बैंक जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 2021 में। इसका क्या काम है? स्ट्रेस्ड एसेट मतलब बैड लोन्स जो है वो बैंक से लेना और उनको रिजॉल्व करना, ये इसका बैड बैंक का काम है। 100% गवर्नमेंट बैंक है। NPAs जैसे 500 प्लस करोड़ जो NPAs है वो बैंक का रिजॉल्व करेंगे ये। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और क्या लॉन्च किया? IDRCL, दैट इज़ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड ये NARCL के साथ ही काम करेगा। इसका ये प्राइवेट सेक्टर लेड है, वो गवर्नमेंट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर।
ये भी मैनेज करेगा और रिजॉल्व करेगा बैड लोन्स को, बायर्स को फाइंड करेगा स्ट्रेस एसेट के लिए, मतलब देख रहे हो IDRCL, ठीक है, NARCL आपका स्ट्रेस एसेट को बाय करेगा और IDRCL आपका स्ट्रेस एसेट को सेल करेगा। क्यों? ये बैंक, ये गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट खरीदेगी वही नुकसान ले सकती है, प्राइवेट तो लेगा नहीं, और ये सेल करेंगे, प्राइवेट को बेचना अच्छे से आता है। तो ये रहा NARCL एक्वायर बैड लोन्स, IDSL रिजॉल्व एंड रिकवर, ठीक है। तो देखो NARCL 50% कैश देता है और 85% गवर्नमेंट बैड सिक्योरिटीज़ देता है। तो ये टेबल आप याद कर सकते हो उसके लिए। सो ये था आपका बैड बैंक। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट और RBI दोनों करता है ताकि जो बैड लोन्स है, NPAs है, जो हमारे इकोनॉमी को स्लो करने में काम कर रहे, जो बिज़नेस को हिंडर कर रहे कंट्री में, उसको वो ठीक कर सके। उसके अलावा एक और आता है आपका, दैट इज़ योर सराफसी एक्ट। व्हाट इज़ ये सराफसी एक्ट? ये 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। इसका क्या है? ये बैंक को एम्पावर करेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करेगा ताकि वो बैड लोन्स जैसे NPAs को रिकवर करवाए विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, सॉरी, कोर्ट के बिना, कोर्ट में बिना जाए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी लोन्स है, बैंक्स का जो भी लोन्स है, वो बैड लोन्स को वो रिकवर करवा दे विदाउट गवर्नमेंट में। लीगल प्रोसीडिंग बहुत लंबी चली जाती है। 2002 में आया था, ठीक है। IDC आपका 2016 में आया था। काम क्या करती है? बैंक्स को अलाउ कर देती है एसेट सीज करने का डिफ़ॉल्टर्स का। आपने लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक्स आपके घर आ जाएगी, आपकी गाड़ी ले जाएगी, आपका घर ले जाएगी। तो दैट इज़ योर, ये सराफसी एक्ट उनको हक देती है कि अगर आप लोन नहीं दे पाओगे तो आप डिफ़ॉल्टर का एसेट सीज कर सकते हो। ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के होगा जिसका कोलैटरल दिया है, आपने जो कोलैटरल दिया है वो कोलैटरल फिर बैंक ले जाएगी। इसे स्पीडी रिकवरी हो जाता है NPAs का बैंक्स वाले को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इट डज़ नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर लैंड या फिर लोन्स बिलो 1 लाख। 1 लाख से कम लिया है तो ये सब नहीं चलेगा। और दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए भी ये काम नहीं आएगा। एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं ले सकते लोगों का, विदाउट कोर्ट अप्रूवल होगा। ऑब्वियसली अगर गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, बट विदाउट कोर्ट अप्रूवल हो सकता है। ये RBI इसको रिकवर करता है। अगर आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, DRT में आप जा सकते हो। सराफसी 60 दिन का नोटिस देती है आपको, पहले आओ, लोन रिकवर कर दो, सर्विस कर दो, अदरवाइज 60 डेज बाद हम ले जाएंगे। तो नेक्स्ट और क्या करना चाहिए बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंक्स को संभाल के रखने के लिए? तो आता है आपका दूसरा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज CAT। तो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसका क्या काम है? बैंक्स के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करना है, उसके कैपिटल और उसके रिस्क वेटेड एसेट्स को मैनेज करके। अब देखो ध्यान, क्या होता है ये, इसका मतलब क्या होता है? बैंक्स लोन्स दे रहा है। अब ठीक है, अब क्या गारंटी है कि वो लोन्स वापस होंगे ही होंगे? अब बैंक्स ऐसे लोन देता रहेगा और बैंक्स डिफ़ॉल्ट होते जाएंगे तो फिर इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? इकोनॉमी का बैकबोन है बैंक्स। अब बैंक्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? तो जितना भी वो रिस्क दे रही है, क्रेडिट दे रही है, रिस्की क्रेडिट्स दे रही है, उसके बेसिस पे कितना कैपिटल बैंक के पास ऑलरेडी है, दैट इज़ योर कंपैरिजन होगा यहाँ पे बैंक के कैपिटल का और उसके रिस्क वेटेड एसेट का। एसेट मतलब उसने जितने क्रेडिट दिए वो, उसको कंपेयर किया जाएगा। तो अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो बैंक खतरे में है, और अगर रिस्क कम है, कैपिटल ज़्यादा है, तो बैंक ठीक ठाक काम कर रही है। वो फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। अब 2 टायर ऑफ कैपिटल है बैंक्स के पास, टायर 1 कैपिटल में और टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल में क्या आता है? कोर कैपिटल दैट एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट रिक्वायरिंग बैंक टू स्टॉप ऑपरेशंस। मतलब कैपिटल 1 में क्या आएगा, टायर 1 में क्या आएगा? ऐसे कैपिटल
जिस ऐसे कैपिटल जो अगर चले भी जाए, ठीक है, तो बैंक का काम रुकेगा नहीं, ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। जैसे शेयर होल्डर्स की इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व्स जो भी बैंक के पास है, ये अगर चले भी जाए तो बैंक अपना ऑपरेशन नहीं रुकेगा। नुकसान होगा बट बैंक बंद नहीं होगा। 2 में क्या आते हैं, सप्लीमेंट्री कैपिटल आते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग क्राइसिस, जो कम रिलायबल होता है टायर 1 से, जैसे सबऑर्डिनेट डेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल लोन लॉस रिजर्व्स। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर टायर 2 गया तो बैंक गया, टायर 2 गया तो बैंक गया, इसलिए टायर 1 के बाद फिर टायर 2 आता है। अगर टायर 1 ख़त्म हो गया तो अब सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो टायर 2 कैपिटल आएगा, मतलब बैंक ख़त्म हो गया, बैंक हैज़ डन नाउ। ये तो कैपिटल हो गया। उसके रिस्क वेटेड एसेट्स, मतलब जो उसने क्रेडिट दिए, जो पैसे उसने डाले हैं, वो क्या, कौन से लोन्स हो या इन्वेस्टमेंट्स हो जो बैंक ने डाला है, जो दिया है, ठीक, दैट बिकम्स हिज रिस्क वेटेड एसेट्स। अगर रिस्कर एसेट रहेगा तो कैपिटल ज़्यादा रहेगा, सेफर रिस्क रहेगा तो लेस कैपिटल लगेगा, सिंपल सी बात है। इसको हम बेसल अकॉर्ड भी बोलते हैं। CAR को हम क्या बुलाते हैं, बेसल अकॉर्ड। बेसल 3 मीटिंग्स हो चुके, तो बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम CAR कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए। मतलब आपका जो कैपिटल है वो 8% होना चाहिए एज कम्पेयर्ड टू योर रिस्क वेटेड एवरेज। RBI का क्या है, RBI कहता है कि इंडियन बैंक्स को 9% रखना पड़ेगा, वो 8 कह रहा है तो हम 9 कह रहे हैं, ताकि 1% रिस्क रहे या 1% जो कंटिजेंसी है वो रहे। एडिशनल बफर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अभी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो फेल नहीं हो सकते। अगर ये बैंक्स फेल हुए तो कंट्री खत्म, टू बिग टू फेल, उनको बोलते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो फेल, जिसका अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट फेल होना, ठीक है, तो दैट इज अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो उसके लिए 10 to 11% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या है, उसके अलावा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PAC। CAR के अलावा PAC भी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस भी है। ये फ्रेमवर्क क्या है, ये RBI इम्पोज करती है वीकर बैंक्स पे। ऐसे बैंक्स जो फेल होने के, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते डिपॉजिटर्स को, उनके टाइम पे आपका PAC आ जाएगा। फिर PAC कब अप्लाई होगा, जब इनमें से कोई भी आपका ट्रिगर हो जाए। अगर आपका ये CAR 9% से नीचे चला जाए तो फिर आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से ज़्यादा चला जाए, और अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट जो है वो नेगेटिव में रहे 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, तो आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, तुरंत आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। RBI आपको PAC के अंडर डाल देगा। आया तो फिर क्या होगा, आप लेंड नहीं कर सकते रिस्की लोन्स, डिविडेंड्स आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे शेयर होल्डर्स को, आप नए ब्रांचेस नहीं खोल पाओगे। RBI आपके बैंक के लीडर्स को चेंज कर देगी और आप मर्ज हो सकते हो बाकी कोई दूसरे स्ट्रॉन्ग बैंक से। सो दिस इज व्हाट इज योर PAC, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। RBI ने PACs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी ले आया है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टॉक ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज दिस स्टॉक ऑफ मनी? सी, स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमी में कितना पैसा है उसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ मनी। वो करेंसी हो सकता है, हमारे पास जो पैसे हैं जो हमने डिपॉजिट करके रखे वो हो सकता है, या कोई भी लिक्विड एसेट हो जो तुरंत आप बेचने जाओ बिक जाए, उनको हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ मनी। तो ये स्टॉक ऑफ मनी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर स्टॉक ऑफ मनी। तो आपका करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट्स इन बैंक एंड अदर लिक्विड एसेट, ये आ जाएंगे आपके स्टॉक ऑफ मनी में। अब देखो, देयर आर 4 मनी सप्लाई और 4 स्टॉक ऑफ मनी। फर्स्ट आ जाता है आपका M1, जिसको हम नैरो मनी भी बुलाते हैं। M1 इज ऑल्सो नोन एज योर नैरो मनी। ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी मतलब तुरंत बह जाए ऐसा।
करेंसी जो लोगों के साथ है तुरंत चली जाएगी, आपको लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पता भी नहीं, आपके पैसे आप खर्च कर सकते हो, आराम से खर्च कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जो जिस चीज़ पे आप खर्च करना चाहो उस चीज़ पे आप खर्च कर सकते हो, तो वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स में है, आप तब जब चाहो तब आप बैंक से पैसे निकाल सकते हो, तो अगैन या अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। M2 में क्या आता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस में हम सेविंग डिपॉजिट करते हैं वो M2 हो जाता है, वो थोड़े कम लिक्विड हो जाते हैं। फिर उसके बाद M3 आता है, M3 इज ऑल्सो नोन एज योर ब्रॉड मनी। अब M3 में क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। टाइम डिपॉजिट्स मतलब जो फिक्स अमाउंट FD फिक्स डिपॉजिट जो होता है, ठीक है, ये मॉडरेटरी लिक्विड होते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका M4 में आता है आपका M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं प्लस M3 हो जाएगा आपका M4, ये लीस्ट लिक्विड होता है। अदर देन योर NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हो जाएंगे आपके 4 इम्पॉर्टेंट मनी, M1, M2, M3 एंड M4। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। M3 ब्रॉड मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ मनी फॉर सप्लाई इन इंडिया। कौन रेगुलेट करता है, RBI। Now, next is your minimum reserve system. What is minimum reserve system? Minimum reserve system जो RBI इशू करता है करेंसी नोट को while maintaining minimum amount of reserve in form of gold and foreign exchange। अब देखो, ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास इमरजेंसी के लिए कुछ होना चाहिए अदर देन आवर करेंसी। हमारे करेंसी के अलावा हमारे पास कोई और करेंसी भी होनी चाहिए इमरजेंसीज के लिए। तो वो किस में हम गोल्ड करते हैं, गोल्ड में या फिर फॉरेन एक्सचेंज में, दैट इज़ डॉलर में हम सेव करके रखते हैं रिस्क के लिए। दैट इज़ योर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। RBI को मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर 200 करोड़ जो है वो सेव करके रखना पड़ता है। उसमें से गोल्ड रिजर्व कितना होना चाहिए, 115 करोड़, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना होना चाहिए, 85 करोड़। दैट इज़ डॉलर, या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, सिर्फ डॉलर ही नहीं, येन, फ्रैंक, कोई भी हो सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 115 आपका 200 करोड़ होना चाहिए, उसमें से 115 आपका गोल्ड में और बाकी 85 आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होना चाहिए। 1986 में हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम फॉलो करते थे, जिसमें 40% ऑफ द करेंसीज जितना भी हम इशू कर रहे हैं उसमें से 40% आपका गोल्ड या फॉरेक्स में होना चाहिए। और 1956 के बाद हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें 40% नहीं 200 करोड़ आपको सेव करना पड़ेगा। लास्ट है आपका क्रेडिट रेटिंग। व्हाट इज दिस क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग मतलब एक इवैल्यूएशन है बोरोवर्स एबिलिटी टू रीपे लोन्स। आपको पता है सिबिल स्कोर हम सब चेक करते हैं, किस में ग्रेड किया जाता है, AAA, AAA मतलब बेस्ट, फिर ऐसे, ठीक है। कंट्रीज़ का भी होता है ऐसे क्रेडिट रेटिंग, कंपनीज़ का भी होता है ऐसे क्रेडिट रेटिंग, बैंक्स का भी होता है ऐसे क्रेडिट रेटिंग। AAA है तो हाईएस्ट है, सबसे बेस्ट है, D है तो उसका डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो समझ में आया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, करती क्या है, बट प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ओनर हूँ, बिजनेस ओनर हूँ, और अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाऊँगा कि देखो मैं इतना लोन ले रहा हूँ, आप इतने लोन में से इतना आपको दे दूँगा, मेरे को अच्छा क्रेडिट रेटिंग कर दो। तो वो मुझे अच्छा क्रेडिट रेटिंग दे देगा, मुझे लोन मिलेगा, मैं उसको पैसे खिला दूँगा और फिर देश छोड़ के भाग जाऊँगा। इसमें नुकसान हो गया है देश का। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो सेबी जो है वो प्राइमरी, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये प्राइमरी रेगुलेटर होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए। बट उसके बाद RBI भी आ जाती है, IRDAI भी आ जाती है, और PFRDA भी आपकी एजेंसीज है जो सेबी के साथ साथ रेगुलेट करती है क्रेडिट एजेंसीज को। आप देख सकते हो कुछ क्रेडिट एजेंसीज के नाम है, ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज वर योर इम्पॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चंस, बैंकिंग टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं। तो इसके कुछ हम PYQs देख लेते हैं, जो
आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम बैंकिंग कर रहे थे, बैंकिंग में वी हैव ऑलरेडी डन NBFCs, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, RBI, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस, CRR कर लिया है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कर लिया है, बैंक रेट कर लिया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कर लिया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कर लिया है, रिजर्व रेपो रेट कर लिया है, रिवर्स रेपो रेट कर लिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर लिया है, GSAP कर लिया है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन कर लिया है, कंटिजेंसी बफर रिस्क, बाकी सारे टाइप्स ऑफ बैंक हमने कर लिए हैं, NPS कर लिया है, NARCL, IDRCL हो गया है, IBC हो गया है, सरफासी एक्ट हो गया है, CAR हो गया है, स्टॉक ऑफ मनी हो गया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गया है। अभी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो है, वट ये एक एजेंसी थी जिसका काम था कि वो गवर्नमेंट बैंक्स, मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी थी, गवर्नमेंट बैंक्स और NBFC इनके हेड को अपॉइंट करने का ये काम करे बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। तो ये BBB लाया गया था, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, बट इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, जिसके वजह से आपका गवर्नमेंट ने FSIB लाया। ये काम ये अब अपॉइंट करेंगे आपके बैंक्स के ओनर्स को, बैंक के लीडर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये 2023 में आया था। 2023 में क्या आया था क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 था, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। मतलब पोस्ट पैंडेमिक में सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया है? इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही भी है। हमने देखा भी हमारी गवर्नमेंट खुद ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। हमने देखा भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल बैंक्स ने खुद ने किया है। पहले 4% रेपो रेट था, अभी 6% कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है क्योंकि पैसे ज़्यादा हो गए थे लोगों के पास, तो पैसे वापस लेने के लिए सेंट्रल बैंक्स ये जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस बाय मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ये तो परफेक्ट राइट है। क्यों परफेक्ट राइट है? इसी को तो हम मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बोलते हैं। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, RBI है, वो मॉनिटर कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है थ्रू वेरियस ऑफिस टूल्स, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। मॉनेटरी पॉलिसीज को वो कंट्रोल कर सकता है, इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। दैट इज़ यही आपका मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है। तो येस, दे कैन डू। और ये भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोथ 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। येस, ये आपका सही हो जाएगा इसमें। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द RBI इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन? व्हाट इज द स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन का मतलब होता है रोक देना प्रोग्रेस को, इकोनॉमी को, अनस्टेबल इकोनॉमी को अनस्टेबल करना। दैट इज स्टरलाइजेशन। ये कैसे होगा? फॉरेन इंटरवेंशन से होगा। वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ चीज़ हो गई, पैंडेमिक कैन बी एन फॉरेन इंटरवेंशन एज वेल। तो उससे अपने कंट्री को बचा के रखना, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो व्हाट एक्टिविटीज़, ऐसा कौन सा एक्टिविटीज़ जो RBI करता है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, स्टेबिलिटी का प्रोसेस है? तो कैन आई से कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स, डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ NBFC। सिंपल सी बात है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका, इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ नहीं, सीधा ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इंटरवेंशन होगा मार्केट में, प्राइस डिमांड जो भी है वो राइस कम करेगी, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ओपन मार्केट, RBI क्या करेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी, बॉन्ड्स खरीदेगी, ठीक है, ताकि पैसा अगर मार्केट में पैसे की तंगी है तो बॉन्ड्स खरीदेगी ताकि पैसे आए, और अगर पैसे ज़्यादा है तो बॉन्ड्स बेचेगी ताकि पैसे वो ले सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते जो 2022 में आया था। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नो, दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। रेगुलेटेड सेबी करता है, RBI से उसको ओवरसी करता है, ठीक है। हम लोग ने देख भी लिया था कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। नेक्स्ट, फर्स्ट रॉन्ग हो गया है, तो चलो यहीं पे आंसर आ गया आपका, बी राइट है। फिर देख लेते, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA, ICRA इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यस, इट इज़ टोटली करेक्ट। ब्रिक वर्क रेटिंग इज़ एन इंडियन रेटिंग
एजेंसी, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब भले ही आपको इन दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, सेकंड और थर्ड के बारे में, बट देखो ऑप्शन इस तरीके से डिज़ाइन किए थे कि अगर आपको फर्स्ट प्रॉपरली पता था तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, बस आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करता है। आ जाओ 2022 में। 22 में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के बारे में बात किया है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में बात करेंगे तो गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। सेकंड, बीबीबी रिकमेंड्स द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये हमने देखा है, दिस इज करेक्ट। BBB helps in public sector banks in developing strategies and capital raising plans, yes this is also correct, तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज the money multiplier next is money multiplier in an economy increases with which one of the following। अब मनी मल्टीप्लायर मैंने नहीं बताया, बट मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर मीन्स कि जितना बैंक के पास पैसा होगा उतना वो रोटेट करवाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बैंक्स में हम जो पैसे डालते हैं वो खुद के पास नहीं रखता है, वो लोन्स में देता है, लोन से इंटरेस्ट जो आता है फिर उस इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट पे करता है, तो वो रोटेट करवाता रहता है मनी को। तो उससे इकोनॉमी में पैसा जनरेट होता रहता है, पैसे से ही पैसा बनता है, आपने सुना होगा। तो इनकम जो मनी है, मनी से मनी जनरेट करता रहता है, तो मनी मल्टीप्लाई होता है उससे, अगर बैंक्स के पास पैसा रहेगा तो। बट अगर हम अपने पास पैसा रखेंगे, बैंक्स के पास पैसा नहीं रखेंगे, तो फिर वो अपने पास ही रहेगा, वो मनी फिर बाहर नहीं जा पाएगा, फिर वो मनी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। So bank cash in hand is always bad for the economy and cash in the banks are always good for the economy because it acts as what? Money multiplier. So this is your money multiplier. Increase in cash reserve ratio in the bank. Increase in SLR in the bank. अच्छा, अभी पूछा ये है क्वेश्चन में कि मनी मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्या करेंगे हम जिससे मनी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या CRR इंक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं, उसे तो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर बैंक्स को ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे वॉल्ट में, वो कम लोन दे पाएगा। सेम विद SLR। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, अब ये सही है, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसा डालेंगे तो वो उतना ही बैंक्स लोन्स दे पाएगा और मनी को मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। पॉपुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बैंकिंग हैबिट से लेना देना है, तो यस C इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2021 में आया था। सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द अदर सोर्स, तो ये तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। वो बैंक्स को देते हैं, बैंक्स के लिए वो लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, गवर्नमेंट के लिए है। ट्रेड और इंडस्ट्री, हम जैसे लोग थोड़ी RBI से जाके लोन ले सकते, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, यस याद करो, मार्जिनल स्टैंडिंग MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये आपका सही है, सेकेंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, अब यस गवर्नमेंट को वो बजट जब डेफिसिट होता है तब वो पे करते हैं, बट दैट इज़ नॉट दी लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट नहीं है वो। तो आपका डी, आप यहाँ पे पूछा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट्स के लिए, मतलब जब कोई चारा ही नहीं बचा है तब आपके पास आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं बचा, तो आपका B सही हो जाएगा और आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और 2021 में क्वेश्चन आया था। The governor of RBI is appointed by the central government. Yes, this is correct. We have already seen this in the formation of RBI. Second, certain provision in the Constitution of India gives the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. No, this is incorrect. Constitution में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिसमें RBI को गवर्नमेंट कुछ इशू करने के लिए डायरेक्शन दे सकती है, तो सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो C आपका सही हो गया। The governor of RBI draw its power from RBI Act, एक दो सिंपल सी बात है, RBI Act 1934 हम सब ने पढ़ा है, तो यस C आपका इसमें सही हो जाएगा। चल, एक और 2021 में आया था, reference to urban cooperative banks in India, consider the following statement. First, they are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. We have learned this, we have done this कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ या अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज़ जितने भी बैंक्स हैं, दे आर मोस्टली रेगुलेटेड और आर अंडर RBI ओनली, गवर्नमेंट के अंडर उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर डालेंगे तो
करप्शन के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यस, दे आर सुपरवाइज और रेगुलेटेड बाय आरबीआई ओनली, हमने ऑलरेडी किया है। तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो गया तो बी आपका सही हो गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, आपके आंसर ही वहीं के वहीं आ गए। देखो, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, यस दे कैन। दे आर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू अमेंडमेंट इन 1966। अब इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन, देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है, बट आपको फर्स्ट पता था तो आपके आंसर वैसे ही आगे, भले आपको बाकी के दो पता हो या ना पता हो। अब नेक्स्ट आपका होता है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 2021 का अगेन क्वेश्चन है। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, अब तीनों ही आपका सही है। अगर हमारे कंट्री में बॉन्ड्स जो है उसके प्राइस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, वो किससे डिसाइड होगा? फॉरेन मार्केट से होगा, क्योंकि आपके आरबीआई के एक्शन से होगा, महंगाई की वजह से होगा। ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे इसमें। 1, 2 and 3 इज योर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में आया था। इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। अब आप बोलोगे सर एग्रीगेट मनी सप्लाई आपने नहीं बताया। स्टॉक ऑफ मनी में हमने देखा था M1, M2, M3 एंड M4। M3 को ही हम क्या बुलाते हैं? एग्रीगेट मनी बुलाते हैं। M3 को ही हम क्या बुलाते हैं? एग्रीगेट मनी बुलाते हैं। M3 में क्या था? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, वो होता है M3। तो इसमें M1 भी आ जाता है। M1 में क्या था? करेंसी इन सर्कुलेशन, सेकंड था डिमांड डिपॉजिट्स बाय द बैंक, और तीसरा था अदर डिपॉजिट बाय द आरबीआई, ये था M1 में। और प्लस M3 में आ जाता है आपका टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। तो बैंक में जितना भी पैसा है, सर्कुलेशन में जितना भी पैसा है, वो सब मिला के आपका एग्रीगेट मनी बन जाता है। तो कैन आई से इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर आपने 1000 रुपीज़ बैंक से निकाला फिर अपने पास रखा, तो बैंक में हो या आपके पास हो, एग्रीगेट मनी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2020 में आया। इफ़ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब उसको इकोनॉमी को ग्रो करना है, एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा इन्फ्यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, वो क्या नहीं करेगा? तो कट एंड ऑप्टिमाइज दी SLR। ठीक है, SLR को तो वो कट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अगर SLR को कट करता है तो बैंक्स को कम पैसे आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे और फिर वो ज़्यादा लोन्स दे सकता है। तो यस, उससे लोन ज़्यादा होंगे, तो वो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी में होगा। तो 1 तो आपका गलत हो गया है, 1 आपका गलत हो गया। तो देखो बी आपका आंसर आ भी गया। फिर भी देख लेते हैं। इंक्रीज दी MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। व्हाट इज MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट? अगर शॉर्ट टर्म लोन था विद कोलैटरल, आपने देखा था कि अगर एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी करना है, पैसे इन्फ्यूज़ करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? MSF को कम कर देगा। MSF को कम कर देगा मतलब कम रेट पे अब बैंक्स लोन ले सकते हैं। ज़्यादा लोन रेट पे लोन क्यों लेगा बैंक? फिर नहीं लेगा वो बैंक। तो कम रेट पे लोन लेगा तो वो लोन ज़्यादा आरबीआई से ले सकता है, तो लोगों को ज़्यादा लोन दे सकता है। तो फिर ये कभी नहीं करेगा इंक्रीज, मार्जिनल डिक्रीज करेगा उल्टा, इसलिए आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है। कट दी बैंक रेट एंड रेपो रेट। अगेन वो बैंक रेट को कट ही करेगा, बैंक रेट को कट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन ले पाए और दे भी पाए, है ना। तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 2018 में एक क्वेश्चन आया था विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स। व्हाट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट? मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक बेचने वाला हूँ, मैं एक सेलर हूँ, शॉपकीपर हूँ, तो अब अगर मेरे दुकान से कोई भी सामान खरीद रहा है तो आई विल से कि मेरे पास HDFC का, ICICI का या एक्सिस का, किसी भी XYZ बैंक का मेरे पास ऑफर है, तो आप उस बैंक से अगर आप पेमेंट करो, तो अगर वो वाले बैंक से वो पेमेंट करता है तो बैंक मुझे डिस्काउंट देगी। मेरा जितना भी खर्चा होगा उस पर मुझे डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो इससे क्या होगा? लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, इसको भी फ़ायदा हो रहा है और बैंक्स को भी फ़ायदा हो रहा है। दैट इज़ अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2018 में है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया। तो इसका आंसर है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका ATMs को लिंक करता है। नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन आया था CR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स incur if the
अकाउंट होल्डर फेल्स टू रीपे द ड्यू। यस, परफेक्ट। ये CAR हमने किया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसमें हमने देखा था कि ऐसा कोई भी कैपिटल और उसके रिस्क वेटेड एसेट्स के बीच में जो भी कंपैरिजन होता है, अगर बैंक ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या लोन्स दिया है, अगर वो नहीं रीपे कर पाया तो उसके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए ताकि वो लॉस को ऑफसेट कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सेकंड, CR इज डिसाइडेड बाय ईच बैंक इंडिविजुअली, एकदम गलत है। RBI करता है 9%, बेसिल 8% और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए 11%। तो आपका सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन आया था, विद द रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद द UPI एनेबल्ड बैंक अकाउंट। यस, ये तो सही है, जिसके पास भी बैंक अकाउंट है में आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। वाइल एंड चिप पिन debit card has 4 factors of authentication, Bheem has only 2 factors of authentication. This is incorrect. डेबिट कार्ड में भी 2 ही होता है, एक तो आप उसके पिन डालोगे और दूसरा OTP आएगा, तो इट इज़ 1 इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, तो yes. Second, to supply credit to small and marginal farmers, yes. To encourage young entrepreneurs to set up business in particularly rural area, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स को बैंकिंग से रिलेटेड है तो बैंक्स वाला ही काम आएगा इसमें। 1 and 2 इज योर करेक्ट स्टेट। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है, व्हेन द RBI reduces the SLR by 50 basis point, which of the following is likely to happen? India's GDP's rate will increase drastically? No, ड्रास्टिकली तो कुछ भी नहीं होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट दिया लेंडिंग रेट्स, यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ड्रास्टिकली तो कुछ भी नहीं होता है, तो डी आपका गलत है। नाउ सी क्यों राइट है? देखो, अगर SLR रिड्यूस किया है 50 बेसिस पॉइंट, मतलब अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हैं लोन देने के लिए, अब बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है तो फिर वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सके उससे। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों रखता है? क्योंकि उसके पास पैसा कम है लोन देने के लिए, पैसा कम है तो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखता है। पैसा ज़्यादा आ गया है उसके पास, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा अपना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके। तो यस, आपका सी आपका सही हो जाएगा। बेसल 3 अकॉर्ड इज़ ऑफन सीन इन न्यूज़, तो बेसल 3 किसके लिए था? आपके इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स टू इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट है। ये आपका सही था, बेसल 3 है ना। एक एनवायरनमेंट में बेसल इज़ डिफरेंट, इकोनॉमी में बेसल इज़ डिफरेंट। यहाँ पे बेसल किसके लिए? आपका CAR के लिए, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो के लिए। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, विच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो वी हैव ऑलरेडी सीन बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो 1 and 2 आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSFR and net demand and time liabilities sometimes appearing in news are used in the relation to banking operations, obviously ये आपका सही हो जाएगा। In the context of Indian economy, which of the following is the purpose of SLR? It enables the central bank to control the amount of advances that banks can create. Yes, that is correct. To make the people's deposit in the bank safe, yes, that is also correct. To make the people's deposit with bank safe and liquid, अब safe yes, but liquid करने के लिए थोड़ी हो जाएगा, सेफ करने के लिए वो यूज़ करता है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये आपका सही हो गया। टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स ऑफ मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, अब्सर्ड स्टेटमेंट है, तो थर्ड आपका गलत हो गया। टू फोर्स बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, ये भी आपका इनकरेक्ट है, तो 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए आपका सही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, यस। ब्रांच एक्सपांशन, यस। मर्जर ऑफ बैंक्स, यस। वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक्स, यस। तो चारों आपका इसका
चारों आपके सही हो जाएंगे। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच, ये सब आपके CAR या PCA में आ जाएगा। नेक्स्ट 2013, an increase in the bank rate generally indicates that market rate of interest rate is likely to fall. Central bank is no longer making loans to commercial banks. Central bank follows an easy money policy. Central bank follows a tight money policy. Tight money policy मतलब बैंक रेट आपने इंक्रीज किया है, बैंक रेट इंक्रीज किया है मतलब अब लोन ज़्यादा नहीं दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो टाइट मनी पॉलिसी मतलब पैसा निकालना चाह रही है लोगों से, सो टाइट मनी पॉलिसी हो जाएगा। ये 2013 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, करेंसीज, ठीक है। करेंसी M1, डिमांड डिपॉजिट्स M1, टाइम डिपॉजिट M3, सेविंग डिपॉजिट्स। तो M1 सबसे ज़्यादा आपका लिक्विड होता है, कहना से करेंसी इज़ द मोस्ट लिक्विड, तो आपका 4(1)D आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका करेंसी होगा, उसके बाद डिमांड होगा, फिर उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स होगा एंड देन आपका टाइम डिपॉजिट्स हो जाएगा। 2013 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द RBI, लेंडिंग कमर्शियल बैंक्स, गलत, परचेज ऑफ सेल एंड, यस दिस इज करेक्ट, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI, यही देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। नेक्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब बैंक्स किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए लोन्स देने से पहले, तो एग्रीकल्चर यस, MSME यस, वीकर सेक्शन यस, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, रीजनल रूरल बैंक्स करते हैं, ठीक है। नबार्ड के थ्रू आपका रीजनल रूरल बैंक्स करता है, नबार्ड किसी को लोन नहीं देता, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स यस, सेकंड गलत हो जाएगा आपका, तो आपका 3 ऑलरेडी वैसे ही, सी आपका सही हो जाएगा। तो दिस इज़ योर होल बैंकिंग के हमने क्विक रिविजन किया, फिर उसके बाद हमने उसके PYQs भी सॉल्व हुए। तो अब आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, सो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताओ। एंड नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि इन्फ्लेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इन्फ्लेशन को ले और इन्फ्लेशन को हम डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।